जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स और चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो अभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ? फोर्स पढ़ा है, फोर्स का इफेक्ट पढ़ा है। तो फोर्स क्या होता है? एनीथिंग विच वी पुश और पुल, या फिर हाँ ठीक है। अगर पुश और पुल करने से, इफ वी पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, शेप, साइज, है ना, देन वी कैन से दैट द फोर्स हैज बीन अप्लाइड। अच्छा, फोर्स तो समझ में आ गया क्या है। अब इसका फिर हम लोगों ने इफेक्ट पढ़ लिया था, है ना। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट क्या होता है? हाँ, केमिस्ट्री में आपके सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। इन फिजिक्स स्टेट क्या होता है आपका? रेस्ट और मोशन। आपके बॉडी के दो ही स्टेट होते हैं, नंबर 1 इज रेस्ट, नंबर 2 इज मोशन। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब रेस्ट है तो मोशन, मोशन है तो रेस्ट ला सकता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो राइट डाउन द टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो बेसिकली वैसे बहुत सारे हैं हमारे टाइप ऑफ फोर्स, बट हम लोगों को कुछ ही पढ़ने हैं, फिर भी जानते सब कुछ रहेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है हमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में आपने एक भी टाइप जानते हैं? टाइप के बारे में कुछ पता है? देखो फोर्स के अलग अलग प्रकार पढ़ने हैं। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना है कभी? क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? आपने कहा जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहे होते हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी से खींच रही होती है, ठीक है। अच्छा, और कोई फोर्स सुना है आपने? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? जिसमें मसल लग रही है ना। जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो इस टाइम पे अपने हाथों का यूज कर रहे हैं, मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। और कोई फोर्स आपने सुना हो? कंबाइंड फोर्स, मतलब कई सारे फोर्सेस मिक्स हो रहे हैं। वेरी गुड, कंबाइंड फोर्स, ठीक है। आप लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स सुना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अप्लाइड बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जो मोशन को अपोज करे, ठीक है, जो या फिर स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को अपोज कर रहा हो। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है हम लोगों ने, मैग्नेट्स जो क्या करे। अच्छा, ये सब आप लोगों ने कब पढ़ा है? 8th में था ये सब, ठीक है। तो यहाँ भी हमें इन्हीं में से कुछ फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नए फोर्स पढ़ने हैं। और कोई फोर्स पढ़ा है आपने? हाँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कोई फोर्स सुना है, पढ़ा है? ठीक है, तो आज हम लोगों को नए पढ़ने हैं। ये सब तो हम लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो इनके बारे में है हमारे पास। आज हम लोगों को नया पढ़ना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। सुना होगा, बिल्कुल सुना है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी सुना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें कांटेक्ट होता है। जैसे अभी हम इस पर लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए, हम क्या करें? लिख उठे, तो क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे दरवाजा बंद करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास काश ऐसी शक्ति, बंद हो जाएगा, तो भी एक फोर्स है उसमें, जैसे कहते हैं हम लोग जादू, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कैसा फोर्स है? वो नॉन कांटेक्ट, बिना छुए हम लोग कर रहे हैं। अभी हमको पढ़ना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, बैलेंस से आप क्या समझते हो और अनबैलेंस? देखो दोनों साथ हम लिख दे रहे हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस से क्या समझते हैं आप? मतलब ढेर सारे फोर्सेस हो और वो क्या हो? बैलेंस हो, इक्वल नहीं है। ऐसा हो कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाए, तो कहेंगे ना बैलेंस। जैसे हमने अभी एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। आपके टेबल पे अगर किताब रखी होगी, मतलब कोई भी ब्लॉक है टेबल पे रखा हुआ है, देखो ये नीचे की ओर भी फोर्स लगाया हुआ है, नीचे वाला ऊपर भी लगाया हुआ है। हमने इधर से भी फोर्स लगा दिया, इधर से भी लगा दिया। कितने फोर्स लग गए इसके ऊपर? 4 फोर्स लग गए।
अब 4 फोर्स लगने के बाद भी अगर ये बॉडी यहीं पर रखी रह जाए तो हम क्या कहेंगे कि जितने सारे फोर्स लगे हैं सब मिल के बैलेंस हैं, मतलब किधर भी ज़्यादा कम नहीं है। जैसे आप लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा है, रस्सा खींच, उसमें रस्सी एक तरफ से खींच रहे उधर से खींच रहे, दोनों टीम मजबूत है, बराबर है, तो खींचे जा रहे हैं, रस्सी इधर न उधर जा रही है, तो क्या कहोगे दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो मतलब दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस्ड है। लेकिन वही अनबैलेंस्ड कब हो जाएगा, एक तरफ को ज़्यादा। अभी हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से भी लगाया, लेकिन इधर को ये बॉडी मूव करने लगी, तो क्या कहोगे आप, अनबैलेंस्ड है, मतलब इधर ज़्यादा इधर कम हो गया। तो बैलेंस और अनबैलेंस्ड की एक खासियत जान लेते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट भाषा में, कि जब रिजल्टेंट 0 आ जाए, रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब ढेर सारे जब फोर्स लग रहे हैं तो उसके कारण जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उसके कारण क्या आएगा, रिजल्ट। तो रिजल्टेंट देखो रिजल्ट से बना है, तो रिजल्टेंट में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब ओवरऑल उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा हुआ, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात। जैसे ये देखो, इस पे हमने ऐसे रख दिया है, अब बैलेंस कर लिया, हो गया। देखो इधर से भी इसको खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, बट ये नहीं मूव कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है, दोनों तरफ का जो फोर्स है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। कह सकते हो इनका रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना है, 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के कारण इस पे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग। अभी जैसे इसी को थोड़ा सा हम स्लाइटली इधर इधर कर, देखो अब क्या हो रहा है, जैसे इधर हमने किया ये मूव कर रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक तरफ का ज़्यादा फोर्स एक तरफ का कम। तो कह सकते हो जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 कब नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स में। अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे अनबैलेंस्ड कंडीशन, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। आप किसी बैल को खींचो, कभी खींचे हो बैल, नहीं खींचे हो, अरे किसी जानवर को, कुत्ते को, या फिर किसी खींचते हैं हम लोग उसको, तो वो अपनी ओर भी खींच रहा होता है। अब ना वो मूव कर रहा है ना आप मूव कर रहे हो, क्योंकि दोनों बैल हो गए हैं ना, मतलब आपने बैल को खींचा, बैल ने आपको खींचा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से अगर इक्वल लगा तो कुछ नहीं। अब एक बैल ने दूसरे बैल को तेजी से खींच लिया तो क्या होगा, मतलब एक ने, आपने जो है बैल को अपनी ओर ज़्यादा तेजी से खींच लिया, तो आपने फोर्स क्या किया, अनइक्वल किया कि नहीं किया। अनइक्वल करने से क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, और रिजल्टेंट उसका 0 के इक्वल नहीं हुआ, या तो ज़्यादा या तो कम। अच्छा, ज़्यादा आपका फोर्स हो जाए तो जो सामने लगा रहा है उसका कम, आपका ज़्यादा, तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी वो आर्म रेसलिंग देखा ना, पंजा लड़ाने वाला, उसमें क्या होता है, सामने वाला भी लड़ाता है और ऐसे होता है। तो एक टाइम कभी कभी होता है जब दोनों में दम मतलब बराबर की रहती है टक्कर, तो क्या होता है, न इधर न इधर, तो कहते हैं ना बैलेंस कंडीशन है, फिर से लड़ो, होता है कि नहीं। तो उस टाइम पे ना इधर मूव कर रहे हैं ना इधर, दोनों तरफ का दोनों फोर्स मिलके क्या हो जा रहा है, 0। तो रिजल्टेंट जो है 0 हो जा रहा है। तो ये समझ में आया, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस्ड। इसको क्या अपने वे में लिख सकते हो आप लोग, तो इसको लिखो अपने आप से, थोड़ा सा अपने आप से लिखो। थोड़ा सा इसे अपने आप देखो, हमने बेसिक तो बता दिया, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इज इक्वल 0 हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल नहीं 0 हुआ। अगर आप लोग भी लिख लें तो कमेंट सेक्शन में डन बोल दीजिए, ठीक है। और इसको अपने आप से लिखने की कोशिश करो, बहुत आसान है। नोट कर लिया, लिख लिया अपने आप से, ठीक है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, देखो रिजल्टेंट फोर्स बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। जैसे कोई बॉडी रखी है, ठीक है, कोई बॉडी है, अब रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं फोर्स F1 लग रहा है, और इसके ऊपर फोर्स F2 लग रहा है, फोर्स इसके ऊपर F3 भी लग रहा है। तो अब इस बॉडी पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, कोई भी बॉडी है तो इस बॉडी पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3। इन तीनों के कारण जो इस पे इफेक्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा वो जो हो रहा है, मतलब इन तीनों के कारण जो फोर्स इस पे लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट। किसी भी बॉडी पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बाद उस पे कितने फोर्सेस बचे, या फिर उसका आउटपुट क्या हुआ ठीक है ना, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स।
जैसे अभी इस पे हमने एक फोर्स लगा रखा है, फिर या फिर समझो इस मार्कर को एक इधर से हमने एक उंगली से इधर को, फिर इधर से 2 उंगली से, फिर इधर से तीसरी उंगली से, और कहाँ से हो सकता है ये 4, इस पे अब कितने फोर्सेस लगे हुए हैं? 4 फोर्सेस। बट ये अभी भी मोशन में नहीं है, रेस्ट में ही है, तो क्या कहोगे? रिजल्टेंट फोर्सेस में 0 है, बट रिजल्टेंट फोर्स है ना, मतलब इन चारों का सम, जैसे ये और ये फोर्स, मतलब ये समझ पा रहे हो, ये दोनों का फोर्स क्या हो गया? इस पे एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर से जितना लगा इधर से जितना लगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इन दोनों उंगलियों का फोर्स क्या हो गया? इस पे 0 हो गया, अपोजिट में रिजल्टेंट इनका कितना आ गया? 0, एक दूसरे को रिजल्ट कर दिया। फिर ये दोनों भी हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ऐसे इसे कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। एक फोर्स और बच रहा है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो टॉपिक डाल दो छोटा सा, नॉर्मल फोर्स। अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शनल जान लिया था, ग्रेविटेशनल जान लिया था, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जान लिया था ना, मस्कुलर भी जानते हो आप लोग। वैसे ही एक नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, नॉर्मल वर्ड कभी सुना है? क्या होता है नॉर्मल का मतलब? साधारण। और कुछ कभी सुना हो? और कभी सुना है? नहीं। अब हैबिट में ला लो। अब आप चाहे मैथ हो और चाहे फिजिक्स हो या फिर अब साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जब कभी नॉर्मल आएगा तो एक बार आपके मन में आना चाहिए, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। मतलब समझे कि नहीं? आपके मन में जब भी कभी अब नॉर्मल बात आएगी तो आपको परपेंडिकुलर, जैसे ये बॉडी रखी है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे की ओर फोर्स लगा रही होगी, नीचे की ओर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट में एक फोर्स और लगता है इस पे, जो कि कौन लगाता है? ये सरफेस लगा रहा है। जैसे इस पे हमने प्रेशर लगाया, जैसे अभी हम इस पे हाथ पे देखो जोर लगाते हैं, इसको अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहाँ 3rd लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे कि हर मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब एक फोर्स का दूसरा फोर्स उल्टा होता है। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ पे भी फोर्स महसूस होता है कि नहीं होता? तो बस वैसे ही जो हमने लगाया इस बॉडी के परपेंडिकुलर, इस पे भी एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स सरफेस से लगता है। नॉर्मल फोर्स कहाँ से लगता है? सरफेस से, जो कि कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे कोई भी हो, इंक्लाइंड हो जाए, तो कोई बॉडी इस पे रख दिया जाए तो इस पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? अब किसी के मन में आ रहा हो, देखो ये तो हमेशा ग्रेविटी की ओर नीचे ही लगाएगा ना, ये तो एकदम नीचे लगाएगा, लेकिन इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कौन सा लग रहा होगा? या फिर इसका ग्रेविटी ऐसा रहेगा, सॉरी इसका ऐसा ही फोर्स रहेगा, ये तो अर्थ की ओर ही लगाएगा ना, स्लोप हो जाए जैसा हो, लेकिन इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। वो सरफेस के हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल वर्ड जब भी आएगा आपके मन में एक चीज आना चाहिए, क्या? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, याद रहेगा। तो नॉर्मल फोर्स वो होता है जो सरफेस के द्वारा लगता है किसी बॉडी पे, और वो होता है परपेंडिकुलर टू द बॉडी एंड द सरफेस, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। हम लोगों ने यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की टॉपिक पे, और अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें, अपने बुक को देखें, एनसीईआरटी बुक को देखें, तो उसमें लिखा है अगला टॉपिक हमारा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं और फिर अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से देखो। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के वर्ड पे आ जाओ। हमने बताया है आपको एक चीज पता हो, अगर नाम से काम करना आ गया, नाम से ये स्लोगन रट डालो, नाम से काम, आप जीवन भर के लिए हमेशा के लिए रट लो ये स्लोगन। तो मतलब अपना जैसे होता है ना, टैटू करवा लो, नाम से काम। किसी भी आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी, अगर आप जैसे जान लीजिए पहली बार देख रहे हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके नाम पे चले जाओ और उससे सारा काम कर लो और आसानी से हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता है हमारे एग्जाम में या टेस्ट पेपर में, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को हमें लिखना है और ऐसा लिखना है कि मतलब अननेसेसरी थिंकिंग नहीं, मतलब बातें नहीं लिख देनी है कि फालतू की बात लिख के चले आए, फालतू का ज्ञान। तुम्हें लग रहा है कि हम कुछ भी लिखें लेकिन काम का लिखें, तो जो नाम दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, जो एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, उससे आसपास सोच के लिख दो बस।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप सोचते हो, जो जानते हो, अगर कभी भी सुना रहा होगा तो हमेशा सही लिख के आओगे। बस समझ गए, मतलब 50% स्कोर तो कर ही देते हो अगर आप उस टॉपिक के उस पार्टिकुलर पॉइंट के आसपास लिखते हो तो उसके आसपास लिखने के लिए उसका नाम समझ में आना चाहिए। तो सेम वैसे ही हम लोग चल रहे हैं इसका पढ़ने, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो पहला जो वर्ड है वो क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन क्या है बताओ? न्यूटन नाम है एक साइंटिस्ट का, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि महान है। अब उनके जैसे महान इंसान तो अभी तक मतलब उतना बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं है, ठीक है। अब आइंस्टीन भी बहुत महान है ऐसा नहीं है, बट दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत उपलब्धियां हासिल की है, ठीक है। तो आइंस्टीन और न्यूटन एक ही समान, ऐसा हम कह सकते हैं, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी न्यूटन जी तो न्यूटन जी हैं। जिस टाइम कुछ नहीं था न्यूटन जी सब कुछ दे रहे थे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर जगह मैथ और फिजिक्स में तो न्यूटन जी तो महान हुए हैं, मतलब सब कुछ, सारा योगदान ही न्यूटन जी का है, सब कुछ है तो महान। तो न्यूटन ने ही फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो सर आइजैक न्यूटन के नाम से न्यूटन है। अब न्यूटन ने दिया है, क्या दिया है? लॉज ऑफ मोशन। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ा था कि नहीं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड इक्वेशन ऑफ मोशन, in which we have studied about the motion and their equation. What are the equation that is useful for the finding the velocity and time and displacement? These are same। वैसे ही laws of motion क्या है? मतलब मोशन के आसपास के लॉज, मोशन पे लगने वाले नियम। लॉज का मतलब क्या होता है? नियम। तो मोशन के ऊपर क्या नियम लगते हैं? मोशन के ऊपर क्या नियम लगते हैं? तो अब देखो हम लोगों का फोर्स टॉपिक जो था, वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो था, हम लोगों ने शायद इसकी यूनिट वगैरह भी पढ़ी है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एन मतलब न्यूटन, हमने वहां पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उसका क्या मतलब हुआ? न्यूटन हो गया। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या है? बेसिकली मोशन के पास के लॉज दिए, मतलब उसके ऊपर जो नियम लग रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली कितने लॉज हैं? देयर आर 3 लॉज, देयर आर 3 लॉज। इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब चाहे इनको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोले, बस इन्हीं को पढ़ना है। और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।